Class 10th. Today we are going to take the next topic of the third lesson, Nationalism in India. The topic is towards civil disobedience. In this topic, first we have studied the two topics, idea of satyagraha and First World War, Khilafat and non-cooperation, then Rowlatt Act, then non-cooperation movement, then today we will study towards civil disobedience. Civil disobedience means, what do you mean by civil disobedience? Civil disobedience means Savinay Avagya Andolan. See children, Gandhi ji did mainly three types of movement: civil disobedience movement, non-cooperation movement and Quit India movement. In this lesson, we will study two movements: non-cooperation movement, which we have already studied, and this is civil disobedience movement. So, in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw, मतलब वापस ले लेना, withdraw non-cooperation movement. He felt, क्योंकि उनको लगा कि मूवमेंट जो है वायलेंट हो रही है बहुत प्लेसेस पे, और इसीलिए सत्याग्रही को प्रॉपरली ट्रेन होना है बिफोर दे आर रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स. उसके अलावा, ठीक है, तो वन पॉइंट ये हो गया. और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, विद इन कांग्रेस बहुत से कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें कुछ लीडर्स कहने लगे अरे नहीं, ये मास स्ट्रगल्स नहीं, अब हमको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. तो दे आर 2 पॉइंट्स टिल हियर, 1 and 2. ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ये वेरी शॉर्ट का हो जाएगा. ठीक है, हो सकता है एक शॉर्ट का हो जाए, व्हेन डिड सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट एंड व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट. देन नेक्स्ट वी विल सी कि जो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू, दे फॉर्म स्वराज पार्टी, और उन्होंने कहा कि हम लोग काउंसिल पॉलिटिक्स करेंगे, हम लोग इलेक्शंस लड़ेंगे. और सचमुच ऐसा ही स्वराज पार्टी जो बनी 1923 में जब इलेक्शंस हुए तो इसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसने सीट्स जीती. ठीक है, बट आफ्टर सम डेज CR दास डाइड और ये पार्टी वहीं ख़त्म हो गई. बट लीडर्स, यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये कह रहे थे कि नहीं, हमको रेडिकल मास एजिटेशन करना है, मतलब हमको लड़ के लेनी है आज़ादी फॉर फुल इंडिपेंडेंस. ठीक है, अब इंटरनल डिबेट होने लगी कांग्रेस के अंदर, और क्या कहते हैं, अब आगे क्या देखा गया कि फर्स्ट जो यहाँ पे 1920 के बाद वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया. क्योंकि 1919 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ था 1918 में, और धीरे धीरे एक डेढ़ साल के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया. इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगैन टू फॉल, एकदम गिर गए, और 1926 के बाद से गिरने लगे, और आफ्टर 1930 बिल्कुल ही गिर गए, मतलब बहुत कम हो गए. इसीलिए एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे, उनका दाम गिर गया और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहे थे. अब फार्मर्स जो हैं अपना हार्वेस्ट बेच नहीं पा रहे थे, तो वो रेवेन्यू कहाँ से देते, और पूरे कंट्री साइड में अफरा तफरी मच गई थी, है ना, मतलब गांव वाले एरिया में. उधर क्या किया ब्रिटेन ने, वहाँ पर एक स्टैचुटरी लॉ कमीशन, मतलब लॉफुली उन्होंने सर जॉन साइमन कमीशन के अंडर में एक साइमन कमीशन सेटअप किया. अब ये साइमन कमीशन क्या था, द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, कि हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए वो भेजा जा रहा था, और
प्रॉब्लम क्या थी इसमें सबसे बड़ी कि इसमें हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए भेजा जा रहा है और उसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं है, दे वर ऑल ब्रिटिश। इसीलिए क्या हुआ, जब साइमन कमीशन यहाँ आया 1928 में तो उसको स्लोगन्स कौन सा, गो बैक साइमन को रीड किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर विरोध किया साइमन कमीशन का। उधर दूसरी तरफ क्या देखा गया कि जो लॉर्ड अर्विन थे, जो वाइसरॉय थे, उन्होंने कहा कि अरे हम मतलब दूर से उन्होंने इंडिया को लड्डू दिखाया कि हाँ आओ आओ तुम खा लो, है ना, लाइक दैट, कि मतलब वो ललचावा तो रहे थे इंडिया को कि तुमको ये आज़ादी मिल जाएगी, पर कोई भी चीज़ स्पेसिफाइड नहीं थी, अनस्पेसिफाइड थी। और कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए आओ, ठीक है। तो अब गांधी जी इससे सेटिस्फाइड तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस जो थी वो और असर्टिव हो गई, मतलब वो कह रही थी नहीं नहीं दबाव बनाना चाहिए, है ना। लेकिन जो लिबरल्स और मॉडरेट्स जो थे वो कहने लगे कि नहीं, मौसम के अंदर रहकर अगर हम जो है ब्रिटिश को दबाएंगे तो फिर जो है ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर में लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ और उसमें किस बात की शपथ ली गई, पूर्ण स्वराज की, फॉर फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1930 उस दिन से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा, ठीक है। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा लाभ हुआ नहीं, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी ने ये सॉल्ट मार्च किया था कब से, तो पहले उन्होंने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड वाइसरॉय को 11 डिमांड्स भेजी अपनी, और उन 11 डिमांड्स, वो जो 11 डिमांड्स भेजी लॉर्ड ओवेन, वाइसरॉय ओवेन को, उन्होंने हर डिमांड जो है अलग अलग क्लासेस से आ रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा भारत में से सभी की कोई ना कोई डिमांड पहुँचे इन 11 डिमांड्स में से, और उसमें से एक सबसे मतलब तो ये डिमांड्स जो थी वो वाइड रेंजिंग थी, सो दैट ऑल द क्लासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन। लेकिन सबसे स्टरिंग डिमांड क्या थी, टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या थी, सबसे स्टरिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट और जो ब्रिटिश को परेशान कर देने वाली थी, वो थी एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। अब सॉल्ट ही क्यों चुना, क्यों, क्योंकि सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वॉज द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, दो बातें थी, टैक्स भी लगाया जाता था सॉल्ट पे और गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इसके प्रोडक्शन पे, मतलब गवर्नमेंट के अलावा और कोई सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो बहुत गलत काम ब्रिटिश कर रहे हैं, है ना। तो फिर महात्मा गांधी ने एक अल्टीमेटम लेटर भेजा, एक तरह का अल्टीमेटम था कि अगर डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हुई 11 मार्च तक तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर देगी, मूवमेंट लॉन्च कर देगी। लॉर्ड अर्विन जो थे वो ही वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, मतलब वो समझौता करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। कहाँ से स्टार्ट की, साबरमती आश्रम टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, साबरमती से शुरू हुई थी और कहाँ तक हुई थी, डांडी तक। 240 माइल्स इन्होंने कवर किया था मार्च करते करते। 24 डेज़ तक चले थे, 10 मील रोज़ चलते थे। फिर उसके बाद लेक्चर होता था महात्मा गांधी का और वहाँ बहुत लोग उनको, हज़ारों लोग उनको सुनने आते थे। उसके बाद 6 अप्रैल को वो डांडी पहुँचे और वहाँ सेरेमोनियली उन्होंने मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट, और वो जो सॉल्ट नमक कानून जो था, सॉल्ट लॉ, उसको तोड़ दिया।
और इसी से दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई? विथ द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। ठीक है, 6 अप्रैल को विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, या हम कह सकते हैं डांडी यात्रा से स्टार्ट हुई, ये डांडी मार्च से स्टार्ट हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैसे भी कह सकते हैं। लेकिन अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस से थोड़ी डिफरेंट थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों को कहा गया था टू रिफ्यूज़ कोऑपरेशन, मतलब ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट मत करो। पर इसमें और भी क्या साथ में था? टू ब्रेक द लॉज कॉलोनियल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहा गया कि ब्रेक करो लॉज, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया सॉल्ट और डिमॉन्स्ट्रेट किया गया गवर्नमेंट फैक्ट्री के सामने। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स पिकेटेड, peasants refused to pay revenue and चौकीदारी taxes, village officials resigned, and in many places forest people violated the forest laws। तो सभी जगह लॉज तोड़े गए और रिजर्व फॉरेस्ट में घुस गए, कलेक्ट किया वुड एंड ग्रेस कैटल। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट, यहाँ एक नया क्वेश्चन इसमें आएगा कि अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट किया, है ना, कैसे रिएक्ट किया। ये जो हमारे यहाँ सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिएक्शन में क्या किया? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह फायरिंग की और लोगों को ज़बरदस्ती अरेस्ट किया, है ना, और पीसफुल सत्याग्रही इसको मारा, विमेन चिल्ड्रन बीटन। तो इस पूरे पैराग्राफ में आंसर है इसका। देखो नंबर 1, this led to violent clashes in many places when Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in 1930. Angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar। ठीक है, और फिर नंबर 2, a month later Mahatma Gandhi was arrested, है ना। Industrial workers in Shorapur attacked police force, municipal building and law courts and railway stations, all structures that symbolize British rule। ठीक है, नंबर 3 क्या है, फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो गए हम लोगों के। एक हो गया यहाँ से, दूसरा हो गया, दूसरा कहाँ से हुआ, और तीसरा, ठीक है। देन इन सच अ सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन आई तो महात्मा गांधी ने कहा अरे वापस लो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कॉल ऑफ करो। ठीक है, और कहा कि हम लॉर्ड ओवेन के साथ पैक्ट करें। उन्होंने समझौता करने को तैयार हो गए 5 मार्च 1931। लेकिन और कहा कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। गए भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से क्या क्या हुआ, वो उन्होंने देखा कि अरे ना गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, उन्होंने रिलीज़ नहीं किया पॉलिटिकल प्रिजनर्स। फिर उसके बाद जब महात्मा गांधी 1931 में गए लंदन कॉन्फ्रेंस में, वहाँ नेगोशिएशंस टूट गए, मतलब समझौता, और वो डिसअपॉइंटेड लौट के आए बैक इन इंडिया। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने क्या देखा, ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। और रिप्रेशन की साइकिल में उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने गफ़ार खान एंड जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में डाल दिया था, और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, और सीरीज़ ऑफ मेजर्स और भी बहुत से स्टेप्स उठाए थे टू प्रिवेंट मीटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन बॉयकॉट्स। ठीक है, इसीलिए ये 3 पॉइंट्स, इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाए। पॉइंट यहाँ हुआ, नंबर 2 पॉइंट ये हुआ, और नंबर 3
नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ तक। अब जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा? सब जो थे अपने अपने उसमें लगे हुए थे, देवर ऑल सेल्फिश। लोग जो थे अभी भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस मूवमेंट को कैसे लिया जाए, ठीक है। तो वो उनके लिए थोड़ा सा ही अपना टैक्स कम हो जाना यही सब बहुत था, इसलिए कंट्री साइड में, गांव में देखो इन कंट्री साइड, ठीक है। पेजेंट कम्युनिटीज़, जो रिच पेजेंट कम्युनिटीज़ थी, बड़े अमीर किसान थे, पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इनके लिए ये बड़े एक्टिव थे मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि दीज आर द प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, और ट्रेड डिप्रेशन से, मतलब मंदी आ गई थी व्यापार में और फॉलिंग प्राइसेस से, ये इनको ज़बरदस्त इनकी इनकम पे चोट लगी थी, इनकी कैश इनकम डिसअपियर होने लगी थी, और इसलिए गवर्नमेंट की रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, और गवर्नमेंट जो है रिफ्यूज़ कर रही थी कि टू रिड्यूस द रेवेन्यू। तो इसलिए रिच पेजेंट्स बिकेम एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सीडी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस ऑर्गेनाइजिंग द कम्युनिटीज़, और वो फोर्स कर रहे थे, ये देवर फाइटिंग अगेंस्ट क्या? फाइटिंग फॉर देम, फाइट फॉर स्वराज और द स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों ने पहले रिच पेजेंट कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? कंट्री साइड के रिच पेजेंट कम्युनिटीज़, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं पुअर पेजेंट्स। अब पुअर पेजेंट्स ये सिर्फ जो है लोवरिंग ऑफ रेवेन्यू के हक़ में नहीं थे। इनको क्या, ये क्या कह रहे थे, इनकी तो डिप्रेशन की वजह से कैश इनकम्स ख़त्म हो रही थी, ये छोटे छोटे टेनेंट्स थे और ये रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, तो ये क्या चाहते थे? अनपेड रेंट, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड, कि जो हमने अभी रेंट पे नहीं किया है उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये नो रेंट कैंपेन्स चला रहे थे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब जो बिज़नेस क्लास था, ठीक, अब ये बिज़नेस क्लास, ये बड़ा रिच क्लास हुआ करता था, इनका क्या था? इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों इन्होंने ज्वाइन किया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़े ह्यूज प्रॉफिट्स कमाए थे और बड़े पावरफुल हो गए थे, और ये अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना चाह रहे थे, लेकिन अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या आ गया था? डिप्रेशन आ गया था, है ना, और बिज़नेस एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, है ना, कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से उनकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ लिमिट में आ गई थी। तो इसलिए दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ रुपीज़ स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट।